दमदार ग्रे मार्केट प्रीमियम, मजबूत फाइनेंशियल और मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर। क्या इंडो एमआईएम का आईपीओ इस साल के सबसे दमदार आईपीओ में शामिल हो पाएगा, या फिर ग्रे मार्केट की इस जबरदस्त डिमांड के पीछे कुछ ऐसा जोखिम छिपे हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को समझना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडो एमआईएम आईपीओ का पूरा डीप एनालिसिस, कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, फिर जानेंगे वैल्यूएशंस, ग्रे मार्केट के प्रीमियम और आखिर में बताएंगे कि इस आईपीओ में निवेश करना सही डिसीजन होगा या गलत। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी मिस हुई तो आपका फैसला गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारा वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, इसलिए जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आज हम बात करने वाले हैं इंडो एमआईएम की, जो सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी और आज इंडो एमआईएम प्रीशियस इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने की फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी सिर्फ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं करती बल्कि कस्टमर्स को एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, यानी प्रोडक्ट का डिजाइन, मोल्ड डेवलपमेंट, टूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिनिशिंग और फाइनल असेंबलिंग तक का पूरा प्रोसेस कंपनी खुद मैनेज करती है। इससे क्वालिटी पर बेटर कंट्रोल मिलता है और कस्टमर्स को एक कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलता है। अब सवाल आता है कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी एमआईएम टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत ही छोटे, कॉम्प्लेक्स और हाई प्रीशियस मेटल कंपोनेंट बनाए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मैचिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट होती है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी कॉस्ट एफिशिएंट मानी जाती है। इसी वजह से दुनिया भर की हाई एंड इंडस्ट्रीज इंडो एमआईएम का प्रोडक्ट का यूज करती है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ एमआईएम नहीं, कंपनी क्या और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रिसीजन मैचिंग, क्रीमिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग और 3D मेटल प्रिंटिंग। यही रीजन है कि कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज की कस्टमाइज रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल करती है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जहां पर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। ऑटोमोटिव्स की अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी सेफ्टी कंपोनेंट, फ्यूल सिस्टम पार्ट, पावर ट्रेन कंपोनेंट, इंटीरियर पार्ट्स, डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी ट्रिगर्स, हैमर्स, साइट्स जैसे फायर आर्म्स कंपोनेंट बनाती है। अगर मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कंपनी के प्रोडक्ट एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, डेंटल रोबोटिक्स, ऑर्थोपेडिक्स डिवाइसेस में यूज होते हैं। कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें तो कंज्यूमर बिजनेस में कंपनी फैशन एसेसरीज, सेलफोन कंपोनेंट, क्रॉसबो, इंडस्ट्री टूल्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। एरोस्पेस सेक्टर के लिए कंपनी मैनीफोल्ड्स, हाउसिंग्स, नोजल्स, लॉकिंग रिंग्स के साथ साथ क्लेविसेस और ब्रैकेट्स जैसे प्रीशियस इंजीनियरिंग कंपोनेंट सप्लाई करती है। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपनी किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ऑपरेशनल स्केल की बात करें तो ऑपरेशनल स्केल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 6400 से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं। ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के कस्टमर बेस की। कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY26 में इंडो एमआईएम ने 1100 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है, यानी कंपनी के पास डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की। कंपनी के चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट में डेडिकेटेड सेल्स ऑफिसेस हैं, लेकिन इसके अलावा कंपनी चेक रिपब्लिक, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, पोलैंड और तुर्की जैसे देशों में भी कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर के कस्टमर्स को सप्लाई करती है। ये ग्लोबल प्रेजेंस फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। इंडो एमआईएम के पास इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको में कुल मिलाकर 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के पास दुनिया की लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड मेटल इंजेक्शन और मोल्डिंग यानी एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। यानी अगर एमआईएम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडो एमआईएम ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप पोजीशन में है।
अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। इस कंपनी का आईपीओ 23 जुलाई के दिन ओपन होने वाला है, 27 जुलाई तक ओपन रहेगा। 30 जुलाई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ₹1 फेस वैल्यू, 461 से 485 रुपीज का प्राइस बेट, 3811.21 करोड़ का आईपीओ साइज, जिसमें से 499.10 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो एफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लॉट में 30 शेयर्स में 14,550 रुपीज के लिए करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी की टोटल इनकम FY26 में 4320.70 करोड़ रही, जो FY25 के मुकाबले 28% बढ़ी हुई है। यह मजबूत बिजनेस ग्रोथ दिखाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY26 में 533.54 करोड़ रहा, जिसमें 26% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। इबिटा की बात करें तो 1070.92 करोड़ हो गया, जो बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। नेटवर्थ FY26 में 2819.55 करोड़ पर पहुंच चुकी, लगभग 26% की ग्रोथ। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो बढ़कर 2573.46 करोड़ हो गई, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। असेट में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली और 4897.33 करोड़ हो गई, जो बिजनेस के एक्सपांशन को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की बोरोइंग में गिरावट देखने को मिली, 1247.20 करोड़ से घटकर 1090.49 करोड़ हो गई। कुल मिलाकर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी मजबूत और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जो आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई FY26 में 21.26% रहा, जो FY25 में 19.94% से बेहतर है। इससे पता चलता है कि कंपनी शेयरधारकों के पैसों पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। आरओसी 23.51% से बढ़कर 26.60% रहा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.57 से घटकर 0.39 हो चुका है, यानी कंपनी कर्ज कम कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.26% रहा, जो पिछले साल के 19.94% से बेहतर है। यह कंपनी की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। पेट मार्जिन लगभग सिमिलर है, 12.73% था, जो घटकर 12.72% रहा। इबिटा मार्जिन 28.01 से घटकर 25.54% हो गया, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.63x का है, जो संकेत देता है कि आईपीओ की अपनी बुक वैल्यू से प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रहा है। प्री आईपीओ ईपीएस 11.02 से घटकर पोस्ट आईपीओ ईपीएस 10.79 हो गया, जो नए शेयर होने के कारण हल्का हुआ है। और पी रेशो 44.01 से बढ़कर 44.95 हो गया, जो ये दिखाता है कि आईपीओ थोड़ा महंगा वैल्यूएशंस पर आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 92.94% से घटकर 77.65% हो जाएगा, जो आईपीओ के बाद सामान्य इक्विटी डायल्यूशन के कारण है। इसके बावजूद प्रमोटर के पास कंपनी की मजबूत हिस्सेदारी बनी रहेगी। कुल मिलाकर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा महंगा दिखाई देता है। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की। तो पीयर कंपैरिजन के आधार पर इंडो एमआईएम बेहतर कमाई, मजबूत रिटर्न और कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के साथ आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ की, जहां पर कम पी वाले आईपीओ जैसे आदित्य इन्फोटेक ने सबसे बेहतर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है। वहीं हाई पी वाले ओमीटेक की शुरुआत लिस्टिंग कमजोर रही, लेकिन लंबे समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न तय नहीं करता, इसलिए निवेशकों को कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशंस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर इस सेक्टर की रिसेंटली लिस्टेड कंपनी ने लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो 400 करोड़ जो है वो रीपेमेंट में यूज होने वाला है, जिससे कंपनी की बोरोइंग कम होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन कम होता हुआ दिखेगा। और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल कंपनी की ग्रे मार्केट में एक शानदार 40% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जेएमपी के आधार पर कभी भी किसी भी आईपीओ में निवेश का डिसीजन ना लें, क्योंकि जेएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जहाँ नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन, तो इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में एक दमदार 40% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेक्टर। रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ की बात करें तो मार्केट ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है सेक्टर के आईपीओ को, और अभी मार्केट में मूड माहौल भी काफी सुधरा हुआ दिख रहा है, जहां पर कई मेन बोर्ड आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग होते हुए दिखी है और इस कंपनी के आईपीओ में भी एक बेहतर लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है।
दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।